वेलकम टू माई चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ, क्लासेस 11-12 जे.नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया है, पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर अलग अलग टाइप के सेशंस भी लिए हुए हैं बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कैंप, क्रैक द बोर्ड सेशन एंड सो ऑन। इनफैक्ट करियर काउंसलिंग छोटे बच्चों के लिए, वो तक स्ट्रीम सिलेक्शन, वो तक मैंने कंडक्ट करे हुए हैं। ये सारे लेक्चर्स, ये सारे सेशंस मैं ज़रूर अपने चैनल पे अपलोड करूँगा जब सही टाइम आएगा। फ़िलहाल हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर का, जिसका टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ज़रा हम ये पहचानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एलोट्रोपी या एलोट्रोप्स चीज़ क्या होती है। हम इसके अंदर बात करते हैं किसकी? एलोट्रोपी की। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो या कभी सुना हो कि एलिमेंट नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपको इस बारे में पता है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं पता तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। कोई भी एलिमेंट को अलाउड होता है कि वो नेचर में अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो करेगा, अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो नहीं करता। जैसे मैं आपको बड़े सिंपल सा एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन एलिमेंट नेचर में दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक होता है ऑक्सीजन गैस, और एटमॉस्फेयर में एक और तरीका होता है ऑक्सीजन का एग्जिस्ट करने का, जिसको हम कहते हैं ओजोन गैस। अब दोनों को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन गैस O2 होती है और ओजोन गैस को हम क्या लिखते हैं? O3। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस, और इसको हम कहते हैं ओजोन गैस। दोनों ही सेम एलिमेंट की बनी हुई है, दैट इज ऑक्सीजन, पर नेचर में एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है? डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, पर हम अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा फोकस रहेंगे जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो क्योंकि हम दोनों के ही नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, ऑक्सीजन गैस के नाम से भी हम फेमिलियर हैं, हम ओजोन गैस के नाम से भी फेमिलियर हैं। ये जो दो फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन गैस की जो एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स, और फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? एक एलिमेंट का नेचर में दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, जिसके अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है? डिफरेंट। तो एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है? डिफरेंट। इन
सब्सटेंसेस को, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एलोट्रोप्स, इन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोप्स, और फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एलिमेंट existing in two or more different forms having same chemical properties but different physical properties are called allotropes and the phenomena is known as allotropy। लेकिन हम सिंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो असलियत में कार्बन के दो तरीके होते हैं नेचर में एग्जिस्ट करने के। वो होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा होता है अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कार्बन क्रिस्टल्स की तरह एग्जिस्ट करता है, और अमॉर्फस का मतलब होता है रैंडम अरेंजमेंट, उसके अंदर वो रैंडमली एटम्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। अगर मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करूं और दूसरा होता है हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हमारे पास जो कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड तीसरा होता है फुलरीन। लेकिन अमॉर्फस फॉर्म के अंदर डायमंड एग्जिस्ट कर सकता है एज कोक, कोल, चारकोल एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग तरीके हैं कार्बन के एग्जिस्ट करने के। अमॉर्फस फॉर्म, इसके अंदर कार्बन के एटम्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर स्पेसिफिक जगह पर एटम आता है, इसलिए उसको क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में अगर कार्बन के एलोट्रोप्स हैं तो वो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, 3 एलोट्रोप्स, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। हालांकि कार्बन कोक, चारकोल, कोल इनकी फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पर ये हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कोर्स के हिसाब से। पर हमारे लिए अगर कोई हमसे पूछे कि कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। इन 3 एलोट्रोप्स को हमने पढ़ना है। तो आई होप आपको एलोट्रोप्स क्या होते हैं और एलोट्रोपी जो फिनोमिना है वो क्या होता है समझ में आ गया। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे सल्फर के भी एलोट्रोप्स होते हैं, फॉस्फोरस के भी एलोट्रोप्स होते हैं, पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सल्फर के भी 3 एलोट्रोप्स होते हैं, फॉस्फोरस के भी 3 एलोट्रोप्स होते हैं। अब हम स्टिक करते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। पास जो पहला एलोट्रोप आता है कार्बन का वो है डायमंड। डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम आगे जाके 4 कार्बन एटम्स के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। Each carbon is attached with 4 different कार्बन एटम्स। तो आप देख सकते हैं ये रहा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, विद स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो
डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम आगे जाके 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें उसको ग्रेफाइट के साथ, तो ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम is attached with other 3 carbon atoms with strong single covalent bond. लेकिन कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में अटैच्ड हो गए, इसका 4th इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री, जिस वजह से सिंस 4th इलेक्ट्रॉन valence electron is free, therefore it is good conductor of heat and electricity. तो इसका 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये रहा वो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डायमंड में फ्री नहीं होता, इसलिए इट इज अ बैड कंडक्टर। ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट has no free electron. अब डायमंड के अंदर सिंस सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, इसीलिए डायमंड कम्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर जब कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर अटैच्ड होता है, तो ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। ये रिंग्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस की जाती हैं, जिनके बीच में कमज़ोर फोर्सेस होते हैं, जिनकी वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड, जिस वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो अगर मैं आपको इसकी वो रिंग्स ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये होती हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स। इन रिंग्स के ऊपर नीचे कमज़ोर फोर्सेस होते हैं, जिन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, वीक वैंडर वॉल फोर्सेस, जिनकी वजह से इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी ड्यू टू वीक वैंडर वॉल
forces and layers slide over one another। और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, स्लाइड कर जाती। तो अगर मैं उस लेयर को पकड़ता हूँ, तो अगर हम ऐसे रब करते हैं तो ये लेयर्स ऐसे आगे पीछे मूव करती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होती हैं। तो हम डायमंड्स और ग्रेफाइट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब ये बड़ा ही हार्ड सब्सटेंस है, नेचर में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसको हम ज्वेलरी बनाने के पर्पस में क्या करते हैं, काम में लेकर आते हैं। एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। वेरी हाई refractive index hence is used to make jewelry, पर सिंस ये सॉफ्ट है, स्लिपरी है और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं और ये अच्छा कंडक्टर है हीट का, इस वजह से इसको हम लुब्रिकेशन के लिए काम करते हैं, टू मेक लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। used to make lubricating oil as it is soft, slippery and high boiling point, melting point। तो ये इनके यूजेस भी हो गए। तो हमने ये भी देख लिया कि लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने के काम आता है, सॉफ्ट है, स्लिपरी है। ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हार्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। दूसरा, हार्ड होने की वजह से ये कटिंग पर्पस के भी काम आता है। प्लस कटिंग टूल्स as it is very hard, तो ये टूल्स कट करने के काम आता है। इनफैक्ट अगर आपने देखा हो कोई ग्लास कटर होता है, तो ग्लास कटर के टिप पर एक बहुत ही छोटा सा डायमंड होता है, तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर कटिंग। इनफैक्ट डायमंड ही डायमंड को कट कर सकता है, राइट। तो ये हमारा डायमंड के बारे में हो गया, इट इज़ सफिशिएंट इनफ। ये हमारा ग्रेफाइट के बारे में हो गया, हमने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। हमने यहाँ पे देख लिया कि वो 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। हमने ग्रेफाइट को देख लिया कि वो 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एलोट्रोप किसकी, फुलरीन की। फुलरीन के अंदर यूजुअली हमारे पास 5 कार्बन की या फिर 6 कार्बन की क्लोज्ड रिंग्स होती हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर 5 कार्बन की रिंग भी हो सकती है क्लोज्ड, 6 कार्बन की रिंग्स भी क्लोज्ड हो सकती हैं। और ये सारी रिंग्स, ये कुछ नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं जो आपस में अटैच्ड होते हैं। These closed rings are attached to each other, और ये कुछ ऐसे अटैच होती हैं कि टोटल कार्बन का नंबर जो काउंट करो तो वो 60, 70,
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक पहुंच जाता है। जो हमारे पास अभी तक नोन है उसमें 390 कार्बन एटम्स तक रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं, पर हम एग्जाम्पल सिंपल ले रहे हैं कि 60 कार्बन एटम और 70 कार्बन एटम्स तक अटैच होके हमारी रिंग जो है, क्लोज रिंग जो है वो बन जाती है। दिखने में वो बिल्कुल फुटबॉल जैसी अपीयर होती है, अपीयर्स लाइक फुटबॉल। लेकिन इसका नाम फुलरीन इसीलिए पड़ा क्योंकि एक हमारे आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने एक जियोडेसिक डोम बनाया था जिससे इस फुलरीन का स्ट्रक्चर मैच करता है, इस वजह से हमने उसको नाम दे दिया फुलरीन। तो एन आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर जिन्होंने जियोडेसिक डोम बनाया था, स्ट्रक्चर मैचेस विद इट, structure of fullerene matches with it, hence gave name. ये जियोडेसिक डोम था, उससे मैच करता था। तो आई होप आपको इसके अंदर एलोट्रोप्स कार्बन के समझ में आए। अभी हमने देखा डायमंड नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एक कार्बन एटम आगे जाके 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स को अटैच करता है। ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट होता है, एक कार्बन एटम आगे जाके 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। 4th इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हो जाता है। ऑल्सो ये 4th इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू शो डबल बॉन्ड इन ग्रेफाइट। हालांकि डायमंड के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, पर ग्रेफाइट का जो 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिखाता है। एंड देन हमारे पास फुलरीन आ गया, ठीक है, ये 3rd हो गया। इसके अंदर 5 कार्बन की क्लोज रिंग होती है, 6 कार्बन की क्लोज रिंग होती हैं। ये रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके एक स्फेयर बनाती है। उस स्फेयर के अंदर कम से कम नहीं तो 60 से 70 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। दिखने में वो फुटबॉल, जिस फुटबॉल में पैचेस होते हैं उसके जैसी होती है। लेकिन हमारे एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम बनाया था, उसके साथ इसकी शक्ल मैच करती है, इसलिए हमने उनके नाम पर रख दिया इसका फुलरीन। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि फुलरीन दिखता कैसे है, तो कोई भी वेदर फोरकास्ट ऑफिस जो होता है हमारा, जैसे दिल्ली के अंदर लोधी रोड के ऊपर है, तो उस वेदर फोरकास्ट ऑफिस में बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा जियोडेसिक डोम सा है। हालांकि इट्स लाइक एन एंटीना, ठीक है। तो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ फुलरीन लुक्स लाइक। तो ये थे हमारे कार्बन के 3 एलोट्रोप्स जिनको मैंने समराइज करके आपके सामने लिख दिया। आई होप आपको एलोट्रोपी कार्बन की समझ में आई। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको आपकी क्लास के हिसाब से मिल जाएंगे विद नोटिफिकेशन। टिल देन, स्टडी हार्ड। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।